देखिए, राजनीति में सरकार जिस मकसद से कदम उठाती है वैसा-वैसा सरकार की मर्ज़ी से नहीं होता। सर ठीक है, हम लोग विश्लेषण भी कर रहे हैं और सरकार भी सोचती है कि एक लाभार्थी चेतना बन रही है और उसका कुल मिलाकर जो सब पार्टी सत्ता में है उसको लाभ होता है। क्योंकि जो लाभ पहुँचा रहा है उसको लाभ होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी क्षेत्रीय शक्ति की सरकार हो, उन सबको इसका लाभ होता है। लेकिन इसमें एक और है बात कि राजनीति में हमेशा इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं, जिनसे इस शांतिपूर्ण किस्म का ये जो शांतिपूर्ण किस्म की ये तथाकथित जो राजनीति चल रही है, ये गड़बड़ा जाती है। क्योंकि सरकार को दरअसल बहुत सारे दबावों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि विश्व बैंक का और विश्व व्यापार संगठन के दबाव में सरकार किसानों को जमीन से बेदखल करना चाहती है। हम लोग इस बात पे चर्चा कर चुके हैं और उसको आबादी को शहरों में लाना चाहती है। शहरों में उन्हें निम्न स्तरीय जो कौशल हैं इसके लिए स्किल डिपार्टमेंट बनवा रखा है, स्किल मंत्रालय बना लिया है मोदी जी ने, वहाँ पे ले जाना चाहती है। और इसमें भारत का जो कॉर्पोरेट जगत है उसकी भी गहरी दिलचस्पी है इसके अंदर। क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी 50-50 हज़ार एकड़ के क्लस्टर्स बन पाएँगे और 50-50 60 साल के लिए रिलायंस और अडानी और अंबानी और दूसरे जो कॉर्पोरेट बड़े खिलाड़ी हैं, उनको उनके ठेके मिल पाएँगे, तभी वो भारत की खेती का पूरी तरीके से कॉर्पोरेटाइज़ेशन हो पाएगा। तो सरकार 2014 में भी मोदी ने कोशिश की थी और अभी कोरोना के दौरान भी मोदी ने कोशिश की और इसके इन कोशिशों के गर्भ से देखिए 2 आंदोलन निकले। पहला आंदोलन तब निकला था जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण विधेयक 3 बार जारी किया था और उसके बाद ये किसान आंदोलन निकला। तो इन चीज़ों स ये जो सरकार काम करती है, इससे ये सरकार की तथाकथित लोकोपकारी राजनीति है ये गड़बड़ा गड़बड़ा जाती है और फिर एंटी इनकम्बेंसी नए किस्म की एंटी इनकम्बेंसी बनने लगती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? अब उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन आप देखिए, आप पूरे-पूरे पेज के विज्ञापन छप रहे हैं। आज के विज्ञापन में एक बड़ा दिलचस्प बात है, उन्होंने लिखा है कि 17 दशमलव कुछ बेरोज़गारी की दर थी, जो घट के 4 दशमलव कुछ रह गई है योगी जी के शासन में। हम सब लोग जानते हैं कि ये पूरी तरीके से झूठ है। ये तो अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन गया है। और इन आंकड़ों का जनता भी जानती है कि ये झूठ है। तो इस तरह का झूठ जब जनता के सामने परोसा जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। अब आपने बताया ही अभी कि अमित शाह के यहाँ कुर्सियाँ खाली हो रही हैं, योगी जी के बेरोजगार उनको हूट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी का सीधा मतलब होता है सरकार विरोधी भावनाएँ और उसके कई स्रोत होते हैं। महँगाई उसका एक स्रोत है। आप देखिए ना, सरकार कहती है, आप सरकार का जो थोक मूल सूचकांक है, थोक मूल सूचकांक 12 दशमलव समथिंग था, 12 दशमलव कुछ था, अब बढ़ के वो 14% से ऊपर चला गया है। यानी थोक महँगाई कितनी जबरदस्त रूप से बढ़ी है और सरकार ने आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करके जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसको सरकार कोशिश करती है कि वो 4 से 5% के बीच में रहे। तो ये जो विरोधाभास है, थोक मूल्य सूचकांक इतना है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बिल्कुल नीचे है। इसका सीधा मतलब यह है कि थोक मूल्य सूचकांक के मुताबिक बड़ी तेज रफ्तार से उपभोक्ता के स्तर पर महंगाई बढ़ी है और लोगों को वो तंग कर रही है। केवल टीवी पे तर्क देने के लिए सरकार ये कह सकती है कि हमने महंगाई को रोक रखा है। हमारी देखिए थोक मूल्य जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है केवल 4.5% है या 5% है केवल। तो इन सब का लोगों के चिंतन के ऊपर असर पड़ेगा ही, क्योंकि सीधे-सीधे लोगों की जेबों पर असर पड़ रहा है उसका। खास तौर से मध्य वर्ग का वो हिस्सा जिनको ये डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफर के बेनिफिट नहीं प्राप्त हो रहे हैं, वो लोग इन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो जो बाजार में तेल खरीद रहे हैं, जो जिन्हें पेट्रोल भरवानी है, इन्हें डीजल लेना है, उनके ऊपर गैस लगातार महंगी होती जा रही है। लेकिन वो लाभार्थियों के ग्रुप से, क्योंकि लाभार्थी जो हैं वो नीचे से 20% की आबादी है, वो लाभार्थी चेतना के दायरे में आती है। उसके ऊपर अभी 80% की आबादी और है, जिसमें ऊपर के 10% लोगों को निकाल दीजिए जो कि उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के लोग हैं। तो बीच का जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है, उस हिस्से को अपने साथ जोड़े रखने के लिए सरकार के पास राष्ट्रवाद है, सरकार के पास और दूसरी चीजें हैं, हिंदुत्व है, काशी का कॉरिडोर का लोकार्पण है, काशी विश्वनाथ का लोकार्पण है, ये बहुत सी चीजें हैं उसके अंदर।
तो इस तरह से राजनीति का मिला-जुला एक कॉम्पैक्ट बनता है। और इस कॉम्पैक्ट को लगातार डिकोड करते रहना हम लोगों का काम है। दिक्कत की बात ये है कि हम लोगों के विश्लेषण करने के तरीके थोड़े से पुराने पड़ गए हैं। ऐसा मुझे बार-बार एहसास हो रहा है। हम लोगों की जो युक्तियाँ हैं, हम लोगों का जो डेटाबेस है, वो डेटाबेस अभी अपडेट नहीं हो रहा है। उसके लिए जो रिसर्च होनी चाहिए और वो रिसर्च फटाफट होनी चाहिए, उसमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए। रिसर्च होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो क्या ये जो संस्थाएं हैं, हुँ। जिन संस्थाओं को हम कहते हैं कि सिद्धांत बनाते हैं, या आपने कहा कि रिसर्च होनी चाहिए, कि हुँ। नए तरीके तलाशने चाहिए, क्या ये सब संस्थाएं भी अपनी अपनी दिशा सरकार के को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, रिसर्च ऐसी हो जैसे सर्वे एजेंसीज कर रही हैं? बहुत सारी सर्वे एजेंसीज तो वेपन बन गई हैं लोगों के दिमाग पर असर डालने के लिए कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी नहीं जीत रही है। आज मैं इस इस हफ्ते रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बाज़ारी सर्वे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है सबसे पहले तो इसके ऊपर एक अनुसंधान होना चाहिए कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर है पैसे का, उसका राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये उस तरह की सर्वेक्षण वाले अनुसंधान के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। वो तो बहुत सारा होता रहता है, दिन-रात होता रहता है, टेलीफ़ोन के ज़रिए होने लगा है, अब इंटरनेट के ज़रिए होने लगा है, वो किसी काम का नहीं है, मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता हूँ। ये मुख्य तौर पे ऐसे कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी है। उसके विद्वान इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, उसके विद्वान इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं और भी बहुत सी संस्थाएँ ऐसी हैं, जिन्हें चाहिए कि वो एक किसी खास इलाके में एक मॉडल एक 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 बना के इसके ऊपर अनुसंधान करें और पता लगाए कि राजनीतिकरण की प्रक्रिया, पॉलिटिसाइज़ेशन का जो प्रोसेस है, उसके ऊपर उसके ऊपर लाभार्थी चेतना किस तरह प्रभावी हो रही है। कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि लोग पैसे भी ले लेते हैं और अपना स्वतंत्र रूप से राजनीतिक चिंतन जारी रखते हैं। ये भी हो सकता है। भाई लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन वो पैसा मिलने से वो लोगों के ऊपर लोगों के मतदान प्राथमिकताओं पे असर नहीं हो रहा है, वो अलग स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि हम ये नहीं मानना चाहिए कि लोगों को अगर ₹2000 मिल गए, तो ₹2000 मिल जाने से वो अपनी राजनीतिक चेतना को बेच देंगे मतलब। उसके मुकाबले उनकी खरीद ली जाएगी। लेकिन वो हो क्या रहा है दरअसल धरातल पे? क्या हो रहा है? जो गरीबों की दुनिया है, यानी नीचे से जो 20% लोग हैं, जो गरीबी की रेखा पर हैं या गरीबी की रेखा से नीचे हैं, इस दुनिया में क्या घटित हो रहा है, ये देखना समझना अभी बाकी है। इसके बारे में ठोस जानकारियाँ हमारे पास नहीं है।